मित्रों, नमस्कार। जैसे जैसे हर बीतते दिन के साथ कोरोना के मोर्चे पर परिस्थिति और कठिन और जटिल और चुनौती भरी होती चली जा रही है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारी सरकार का रवैया कुछ अजीबोगरीब ढंग से उतना ही अगंभीर, उतना ही अजीब प्रकार का जटिल, जिसे कह सकते हैं, ना समझ में आने वाला, अस्पष्ट, ऐसा रवैया बनता चला जा रहा है कि जिसकी आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से राहत पैकेज के नाम पर जो मजाक बना दिया जा रहा है, अब हर दिन 4 बजे निर्मला सीतारमण बैठ जाती है और अपनी योजनाओं के पोथों को बाँचती रहती है और कहा जा रहा है कि ये राहत पैकेज है या ये एक चुनौती भरी परिस्थिति का लाभ उठाने, जोखिम को अवसर में बदल देने का उपक्रम है। यह अजीबोगरीब है। रोज टेलीविज़न के चैनलों पर हमारे मज़दूरों की दुर्दशा, प्रवासी मज़दूरों के घर वापसी के दृश्यों, जो दर्दनाक दृश्य देखने को मिल रहे हैं, उसकी तुलना में उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन इस सरकार का रवैया, कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? हम सोचते हैं तो सचमुच अजीब लगता है। एक जैसे कि कोई एक अवसादग्रस्त आदमी, उसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है, वो अपने में सिमट जाता है, अपने सिवा कोई आवाज़ नहीं सुनता है, खुद से ही सवाल जवाब करता रहता है और इस तरह से अपने को अपने दायरे में बांध लेता है कि अब उसके पास अंत में सुनने के लिए सिर्फ एक प्रकार की मृत्यु कामना, एक डेथ ड्राइव जो है, उसकी गूंज, उसकी गुंफन में वो बन जाता है, फंस जाता है। अवसादग्रस्त आदमी जब आत्महत्या करता है, जब चरम पर जाकर, तो उसकी दशा यही हुआ करती है कि वो बाहर की आवाज़ों को सुनना बंद कर देता है। आज इस कोविड के प्रसंग में सरकार जिस प्रकार से सारी परिस्थितियों से निपटने का जो स्वांग कर रही है, या जो सवालों के जवाब से कतराते हुए अपने अंदर की ही बातों को दोहराती चली जा रही है, उससे लगता है कि चरम अवसाद की स्थिति में फंस गई है। ये एक अजीब किस्म का नज़रिया, जिसमें आप बाकी सारी चीज़ों को तुच्छ जैसे कि मान रहे हैं। सारी दुनिया के अनुभव, आपके देश के कोने कोने से उठने वाली आवाज़ें, मांगे, वे सब जैसे कि तिरस्कार करके अस्वीकार कर देने की चीज़ें हैं। यह जो अहम का रूप जो है, ये जो सब कुछ को मिथ्या मानकर अपनी राख को अलापते चले जाना, अगल बगल में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसके प्रति पूरी तरह से अंधा हो जाना, यह जो नज़रिया है, यह जो दृष्टि है, यही तो है जिसको कि आदमी का अहम कहते हैं, जो असल में हमेशा वह सच को देखने के रास्ते में एक बाधक की भूमिका अदा करता है।
इसीलिए मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में कहा जाता है कि अहम, आदमी का अहम विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में उसी जगह दिखाई देता है जहाँ रोगी विश्लेषण में बाधक की भूमिका अदा करने लगता है, जहाँ रोगी सहयोग नहीं करता है, अस्वीकारता है, अपने सच को सक्रिय रूप में जब अस्वीकारता है, वहीं पर उसका अहम जो है मूल तक काम करने लगता है। तो ये जो एक प्रकार के अहम के अंधकार में इस सरकार का डूबते चले जाना, बिल्कुल अवसादग्रस्त आदमी की रूप में इसका जो एक नया स्वरूप सामने आ रहा है, सचमुच बहुत डरावना है। कितना निष्ठुर बना देता है यह नजरिया, कितना संवेदनहीन अपने परिपार्श्व के सारे प्रसंगों के प्रति आज हम लोग देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से आज हमने देखा कि वो अररिया में जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 24 मजदूर मारे गए हैं, उस पर बड़ी मुश्किल से हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदना के 2 शब्द कहे हैं कि वे दुखी है। हालांकि रोज घटनाएं घट रही है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ये जो स्थिति है, इससे हमें लगता है कि पता चल रहा है कि किस प्रकार के अहंकारी, अहम में फंसे हुए तत्वों ने, बिल्कुल अज्ञानी तत्वों ने हमारी राज सत्ता पर अभी अधिकार जमा रखा है। कोरोना से मचने वाली तबाही के प्रति इनकी अज्ञानता, ऐसा लगता है जैसे कि अब कोई इनकी भूमिका ही नहीं रह गई है उसके प्रति। इससे लोगों को बचाने के विषय में ये एक अजीब सी स्थिति है। हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ हम उन देशों की कतार में शामिल हो रहे हैं जहाँ लाखों की संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग हैं, लेकिन वे सरकारें, कोई भी सरकार इस प्रकार का आचरण नहीं कर रही है। दुनिया में कहीं पर भी राहत पैकेज के नाम पर जो मजाक यहाँ किया जा रहा है, वो तो एक, हमें लगता है कि इस पूरे काल में विश्व की एक सबसे बड़ा, विश्व का एक मजाक बन के रह जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार और उसके अपने मंत्रियों को उतार कर, मकसद क्या है इनका? मकसद है कि किसी भी प्रकार से इस प्रचार तंत्र में वे छाए रहे, वे अपनी बकबक के साथ छाए रहे, और जो जीवन की जो कठिन सच्चाई जो है, जो दुखदाई दृश्य है, वे उन पर्दों पर ना सामने आने पाए। यही तो एकमात्र मकसद है, क्योंकि प्रचार के पीछे ही मोदी हमेशा भागते रहते हैं। ये कुछ करे ना करे, किंतु कुछ प्रचार चलता रहे और टेलीविज़न पर इन्हीं की बातें सिर्फ आती रहे। तो इसीलिए अभी चल क्या रहा है, इन्होंने, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। हम बोल रहे हैं कि ये 20 लाख करोड़ का क्यों किया आपने? आपको 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 500 लाख करोड़ की भी आप घोषणा कर सकते थे, दुनिया के सबसे बड़े पैकेज की घोषणा कर सकते थे।
अगर घोषणा करना ही सब कुछ है, आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, उसकी सारी योजनाओं के बारे में लंबी चौड़ी बातों को करके कह देते कि यही सब है पैकेज हमारे, और 10 दिन 20 दिन 25 दिन तक यही सब चलाते रहते। चलाइए, जैसा कि इनका रवैया भी लग रहा है। पहले खुद बोले, उसके बाद सीतारमण आई, उसके बाद आज से कुछ और भी 3-4 मंत्री अपने अपने तरीके से कुछ बक रहे हैं। तो यह जो परिस्थिति जो है कि जब दुनिया के पैमाने पर टेस्टिंग को तेजी से बढ़ा करके कोरोना के संक्रमण के विस्तार पर नियंत्रण पाने की लगातार कोशिश की जा रही है, वहीं हमारे यहाँ पर टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ नहीं पाई है, उतनी अपेक्षित रफ्तार नहीं है। तो यदि आपके पास में कोई अवधारणा ही नहीं होगी कि कौन लोग संक्रमित है कौन नहीं है और किस प्रकार से संक्रमण को तो रोकने की कोई आप रणनीति तैयार ही नहीं कर सकते। यह जो कि टेस्टिंग तलक के प्रति आप गंभीर नहीं है, और इनकी सारी बातों में बार बार जैसे हमें कहना पड़ रहा है कि सिर्फ राजनीति और राजनीति, इसके अलावा कुछ रहता ही नहीं है। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी के समय में 50 दिन मांगे थे, इस बार लॉकडाउन के समय में उन्होंने इसी तरीके से कहा था कि 21 दिन दे दीजिए सिर्फ आप अपने, हम कोरोना को मार भगाएंगे। यह उनकी पूरी तरीके से अज्ञानता कह सकते हैं, या यही उनका तरीका है झूठी बातों के आधार पर लोगों को दिलासा दे करके भ्रमित करके रखना। तो ये जो अभी जो सबसे गंभीर जो चीज़ सामने आ रही है कि इस कोरोना काल में के संकट की परिस्थिति में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के कामों के बजाय मोदी सारी सत्ता को केंद्रीभूत कर लेने के कामों की योजनाओं पर ज़्यादा विस्तार से कह रहे हैं। ये एक अजीब है। हालांकि वो सारी योजनाएं, वो सारे कानूनों में संशोधन, ये सब संसदीय प्रक्रियाओं और तमाम चीज़ों के जरिए होगा, इसलिए वो सब भविष्य के गर्भ में छिपी हुई सारी चीज़ें हैं। लेकिन भले इनके तो अवचेतन में वो सारी चीज़ें मौजूद है, और वो आज जब कोई विपक्ष नहीं है, नज़र नहीं आता है, उस प्रकार का कोई प्रतिरोध प्रतिवाद नज़र नहीं आता है, लोग अपने संकट से जूझ रहे हैं, उस समय में इनके अंदर का यह सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेने का आवेश उल्लास जो है वो अपने को व्यक्त कर रहा है हर क्षेत्र में, वो कृषि के क्षेत्र में हो, वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, केंद्र राज्य संबंधों के एक नए तनाव को पैदा कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में हाथ दे रहे हैं जो क्षेत्र राज्यों के लिए सुरक्षित माने जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि या तो ये सब कुछ होगा नहीं, सिर्फ समय बिता रहे हैं, या फिर नए प्रकार के तनाव हमारे राष्ट्र के सामने ये पैदा कर देंगे। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इनकी सारी कोशिशें, ये जो कर्ज का जाल फैला करके लिक्विडिटी को बढ़ाने की जो योजनाएं बना रहे हैं, जो सामने पेश कर रहे हैं, जिन तबकों के लिए कर्ज लेने और नकदी को हासिल करने की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसको देख करके ये आशंका हो रही थी कि आज के समय में यह किसी उत्पादक
गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है। बनिस्पत जिस बात का डर था कि यह एक घुमावदार रास्ता होगा जिसके जरिए लोग अपने पैसों, किसी भी कर्ज लेकर के भी शेयर बाजार वगैरह और इन सब के म्यूचुअल फंड इन सब में निवेश करें और उसके जरिए ये इजारेदार पूंजीपतियों के पास पहुंच जाए। इस बात की हमने एक अपनी वार्ता में आशंका जाहिर की थी और आज ही हमने देखा कि रिलायंस हाजिर हो चुका है 53,000 करोड़ रुपए के एक मेगा इशू के साथ। इस काल में, जिस समय में लोगों के पास इतना संकट है, किस आधार पर रिलायंस ने यह कदम उठाया? यही सोच करके जो संकेत मिले उन्हें मोदी जी से कि कुछ हम लिक्विडिटी छोड़ेंगे और तुम उस पूरी लिक्विडिटी को समेट लेने की योजनाओं पर काम शुरू करो, वो संकेतों को समझ गया। तो ये इसी तरह से होता है कि इस समाज में सारी शक्तियाँ, उनको बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इशारों को पकड़ने में किसी को देरी नहीं लगती है। और रिलायंस ने बिल्कुल सही सब अपने मौके पर यह देख करके कि अब यदि कुछ भी लिक्विडिटी किसी भी माध्यम से बाज़ार में आती है तो अभी के समय में वो और कहीं निवेशित नहीं होगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा उस मतलब एक मौका है कि वो इस लिक्विडिटी को बाज़ार से बटोर ले। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से एक बहुत ही साजिशाना तरीके से और अजीबोगरीब निष्ठुरता के साथ जनता के जीवन के प्रति जो काम किया जा रहा है, यह एक बहुत ही दिशाहीन, अवसादग्रस्त, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, और अहंकार में डूबी हुई सरकार का परिचय देता है। इसके सामने कोई आदर्श नहीं है। जनता के जीवन में सुधार का कोई आदर्श नहीं है, क्योंकि आदर्श तो अहंकार पर कुछ काबू पाते हैं। व्यक्ति अपने से मुक्त होकर के दूसरे अपने से बाहर के उद्देश्यों के साथ अपने को जोड़ता है। इनके पास कोई आदर्श नहीं। इनके पास सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोग अपना दल बल और आपस में ये बांट खा रहे हैं। ये चरम भ्रष्ट सरकार साबित होने वाली है और सारी दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी विदूषक सरकार, जो इसका आचरण है वह इसे एक भारी मजाक के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। नमस्कार।